पिछले अंक में हम लोगों ने रास्ता और संपत्ति पर अरस्तू के विचारों का अध्ययन किया। आज न्याय और नागरिकता और संविधान, ये जो तीन मुख्य पक्ष हैं जिनके ऊपर अरस्तू ने पॉलिटिक्स में काफ़ी विस्तार से विचार किया है, उनका हम लोग उनके कुछ पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। प्लेटो के संपत्ति के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ उसका न्याय का यानी जस्टिस का सिद्धांत है। अरस्तू ये कहता है कि न्याय तो एक सार्वभौमिक गुण है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्यों के आपसी संबंधों से है। जस्टिस इज कंसर्न विद द रिलेशंस अमॉन्ग द पीपल, विद द रिलेशंस अमॉन्ग द मैन। तो न्याय का प्रश्न इसलिए, और मनुष्यों के बीच जो विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं उनको संचालित करने के जो सिद्धांत होते हैं, उन सब को अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो उसी को वो यूनिवर्सल जस्टिस या सार्वभौमिक न्याय कहता है। लेकिन ये सार्वभौमिक न्याय विशिष्ट रूप में प्रकट होता है, यानी ये जो यूनिवर्सल जस्टिस है, इसका जो मैनिफेस्टेशन है, इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, वो विशिष्ट रूप में प्रकट होता है और उसको वो पर्टिकुलर जस्टिस कहता है। और इस पर्टिकुलर जस्टिस के वो दो प्रकार मानता है। पहला तो जिसको वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है, वितरणात्मक न्याय, और दूसरा वो जिसको कि वो रेक्टिफिकेटरी और रिमेडियल जस्टिस कहता है, सुधारात्मक न्याय कहता है। तो ये विशिष्ट न्याय के ये दो पक्ष या वो दो प्रकार मानता है। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का संबंध है, तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आशय इस बात से है कि समाज में पदों का वितरण, पुरस्कारों का वितरण, संपत्ति का वितरण करने का न्याय संगत तरीका क्या होगा। यानी ऑनर और ऑफिसेस और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट मेथड क्या है, उसको वितरित करने का उचित या न्याय संगत उपाय क्या है, इसका अध्ययन वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत किया जाता है। अरस्तू का विचार है कि एक श्रेष्ठ समाज में, एक आइडियल पॉलिटी में, एक श्रेष्ठ राज्य में न्याय का वितरण ज्योमेट्रिकली यानी रेखा गणितीय सिद्धांत के आधार पर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ज्योमेट्रिकल होता है, ऐसा उसका मानना है, जिसका आशय ये है कि पदों का वितरण, पुरस्कारों का वितरण, संपत्ति का वितरण योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जितनी योग्यता या जितनी क्षमता रखता है उसके अनुसार उसको पद मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसको संपत्ति मिलनी चाहिए। यानी जो ऑफिस या ऑनर या वेल्थ है, ये व्यक्ति की मेरिट के प्रपोर्शन में अगर मिलती है या इस प्रपोर्शन में अगर उसको दिया जाता है तो समाज इसको न्याय संगत मानता है, उचित मानता है, और इसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, इसको लेकर कोई असंतोष पैदा नहीं होता। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक आइडियल मीनिंग वो बताता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि मेरिट किसको कहेंगे, योग्यता का निर्धारण कैसे किया जाए। ये आधुनिक काल के जो न्याय के सिद्धांत हैं, जिसमें जैसे रॉल्स वगैरह ने एक डिज़र्ट को बेसिस माना है कि डिज़र्ट के आधार पर, व्यक्ति की क्षमता के आधार पर चीज़ों का वितरण होना चाहिए।
तो लेकिन अब वही प्रश्न है आधुनिक काल में है कि क्षमता, एबिलिटी या कैपेसिटी का डिटर्मिनेशन, उसका निर्धारण कैसे हो। तो अरस्तु के सामने भी यही सवाल है कि एबिलिटी या कैपेसिटी का डिटर्मिनेशन या निर्धारण कैसे हो। मोटे तौर से तो ये बात ठीक है कि व्यक्ति को पद, पुरस्कार, संपत्ति योग्यता के अनुपात में प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन अब योग्यता का निर्धारण कैसे हो। तो अरस्तु कहता है कि वैसे तो एक सम्यक जो आधार है योग्यता का, वो तो वर्च्यू है, सद्गुण है, कि व्यक्ति का जो वर्च्यू है वो मेजरिंग रॉड होता है उसकी योग्यता का निर्धारण करने का। जो जितना वर्चुअस है, जो जितना गुणी है, उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उसी को उच्च पद मिलने चाहिए, उसी को संपत्ति का अधिकांश भाग मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वर्चुअस है वो इन चीज़ों का सदुपयोग करेगा। पद, अगर उसको वर्चुअस व्यक्ति को अगर श्रेष्ठ पद मिलता है या मिलना चाहिए तो उसका कारण यह है कि वो अपने पद का सदुपयोग करेगा, अपने पद के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, उससे कभी स्वार्थ सिद्धि नहीं करेगा। या इसी प्रकार से अगर उसको संपत्ति प्राप्त होती है तो वो संपत्ति का भी सदुपयोग करेगा, उसके द्वारा केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि संपत्ति को कल्याण का, अपने और समाज के कल्याण का एक उपकरण मानकर कार्य करेगा। तो इसलिए उसका मानना है कि एक श्रेष्ठ समाज में मेरिट का मतलब व्यक्ति के सद्गुणी होने से, जो व्यक्ति जितना गुणी है उस अनुपात में उसको पद, पुरस्कार या संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए, और उसके आधार पर एक हायरार्की, एक पद सोपान बनना चाहिए समाज में। लेकिन वो ये भी जानता है कि हर समाज में ऐसा नहीं होता। मेरिट का डिटर्मिनेशन हमेशा इस आधार पर हर समाज में या हर राज्य व्यवस्था में नहीं होता। वो इस बात को भली प्रकार से जानता है, क्योंकि वो कहता है कि जैसे जो वर्ग तंत्र की व्यवस्था है, जो ऑलिगार्की है, वहाँ पर धन को योग्यता का आधार माना जाता है। यानी जिसके पास ज़्यादा धन है वो योग्य है, उसको हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और उसके आधार पर उसको पद, पुरस्कार इत्यादि मिलते हैं। तो उसका कहने का आशय यह है कि हर संवैधानिक व्यवस्था अपने तरीके से योग्यता को परिभाषित और निर्धारित करती है। मेरिट को आइडियली तो इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि मेरिट मीन्स वर्च्यू। जो वर्चुअस है उसको ऑनर और ये सब चीज़ें मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर क्योंकि समाज और राज्य जैसे होते हैं वैसे होते हैं, तो इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, हर पॉलिटिकल सिस्टम अपने तरीके से मेरिट को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, निर्धारित करता है, और फिर उस आधार पर इन सब चीज़ों का वो वितरण करता है। तो इस प्रकार से वितरणात्मक न्याय एक पक्ष है पर्टिकुलर जस्टिस का, और वो उसकी इस प्रकार से व्याख्या करता है। दूसरा जो पर्टिकुलर जस्टिस का जो प्रकार है या जो पक्ष है वो है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस या रेमेडियल जस्टिस, सुधारात्मक न्याय। इसका आशय ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस प्रकार से, किस आधार पर दंडित किया जाए। कोई व्यक्ति कानून भंग करता है, समाज के नियम परंपराओं को भंग करता है, अपराध करता है, तो न्याय तो उसके प्रति भी होना चाहिए, उसको उसके अनुचित कार्य के अनुसार दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन उस दंड का आधार
क्या होना चाहिए, जो उसको दंड दिया जाए उसका क्या सिद्धांत या क्या आधार होना चाहिए। तो वो कहता है कि जो रेमिडियल जस्टिस होता है वो अर्थमेटिकल होता है, यानी उसका स्वरूप अंक गणितीय होता है। मतलब ये है कि वहाँ पर हर व्यक्ति को, आजकल जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, तो उसको उसी प्रकार से वो भी परिभाषित करता है, व्याख्यायित करता है कि जैसे रूल ऑफ लॉ में माना जाता है कि कोई व्यक्ति चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, अगर वे कोई अपराध करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, तो सबको समान रूप से दंडित किया जाएगा। व्यक्ति की सोशल या इकोनॉमिक या एजुकेशनल स्टेटस के आधार पर वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि निर्धन को ज़्यादा दंड दे दिया जाए, धनी को न दिया जाए। तो यही उसका भी आशय है जब वो कहता है कि जो रेमिडियल जस्टिस है वो अर्थमेटिकल होता है, कि वहाँ पर अपराध जिस प्रकार का है उसी प्रकार का उसको दंड मिलना चाहिए, बगैर ये देखे कि व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। यानी अपराध करने की स्थिति में सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो एक प्रकार से अनइक्वल है, क्योंकि वो व्यक्ति की मेरिट के प्रोपोर्शन में है। लेकिन जो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है वहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, या जो क्राइम है उस क्राइम के अनुसार जो भी पनिशमेंट बनता है वो सबको मिलेगा, उसमें कोई बड़े छोटे का या धनी निर्धन का या शिक्षित अशिक्षित का विचार नहीं किया जाएगा। इस आधार पर अरस्तु मानता है कि किसी भी समाज के सुचारू संचालन में न्याय की अवधारणा इस अर्थ में अपना योगदान करती है कि उस समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों को गवर्न करने वाला प्रिंसिपल जस्टिस होता है। और इस जस्टिस के ये दो डायमेंशन या दो प्रकार होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा रेक्टिफिकेशनरी। इस आधार पर वो न्याय को परिभाषित करता है, न्याय की व्याख्या करता है। फिर उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नागरिकता का, सिटीजनशिप का। नागरिक किसे कहेंगे, ये प्रश्न अरस्तु ने उठाया है और पॉलिटिक्स में इसका विस्तार से इसकी चर्चा भी की है। अब यहाँ पर वो पहले तो जो प्रचलित मान्यताएं थीं उनके आधार पर नागरिकता के प्रश्न पर विचार करता है और उन प्रचलित मान्यताओं को अस्वीकार करता है। जैसे वो कहता है कि रेजिडेंस जो है वो नागरिकता का आधार नहीं होता। अगर आप किसी राज्य में निवास कर रहे हैं, लंबे समय से भी निवास कर रहे हैं, तो केवल निवास के कारण, केवल रेजिडेंस के कारण आप उस राज्य के नागरिक नहीं बन जाते। क्योंकि रेजिडेंस तो विदेशी लोग भी, और यूनान में तो विदेशी लोग काफ़ी, हर नगर राज्य में एलियंस, जिनको रेजिडेंट एलियंस कहते थे, ऐसे विदेशियों की बड़ी संख्या रहती थी जो आते जाते रहते थे, काफ़ी लंबे समय तक अपने मातृ देश को छोड़कर दूसरे नगर राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। तो इसलिए ऐसे लोगों को लेकिन वो ठीक है निवास करें, लेकिन उनको नागरिक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से एक दूसरा विचार था कि अगर आपको कुछ लीगल प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, तब आप नागरिक हो जाते। तो अरस्तु कहता है कि लीगल प्रिविलेज भी किसी को सिटीज़न नहीं बना देती, क्योंकि लीगल प्रिविलेज तो विदेशियों को भी प्राप्त होती हैं।
अगर उनके विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है, विदेशी के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है या वो कोई अपराध करते हैं, तो उनको भी कुछ अधिकार कानून के तहत प्राप्त होते हैं, दूसरे नगर राज्य में भी। तो इसलिए लीगल प्रिविलेज जो है वो एंजॉय करना, वो भी सिटीजनशिप का बेसिस नहीं होता। तो अब सिटीजनशिप का बेसिस क्या होगा, किसको नागरिक कहा जाएगा? तो वो यहाँ पर कहता है कि कोई भी ए थिंग इज डिफाइंड बाय इट्स एंड। हम लोग टेलोलॉजी के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का स्वरूप उसके कार्य से निर्धारित होता है। किसी भी वस्तु की परिभाषा उसके फंक्शन से, उसके एंड से निर्धारित होती है। तो नागरिकता का आधार भी सिविक फंक्शन है। जो व्यक्ति अपने नगर राज्य के मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी करता है, प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, वो नागरिक है। यानी सिटीजन वो है जो कि सिटी स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, उनमें कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा उसका विचार है। तो इसलिए सिटीजनशिप जो है, यानी एक नागरिक का जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसको उसके अपने फंक्शन से मिलती है, अपनी भूमिका से मिलती है, अपने कार्य से मिलती है, अपने योगदान से मिलती है। और वो जो भूमिका है, वो जो कार्य है, वो जो योगदान है, वो दो प्रकार का होता था यूनान में। एक तो लेजिस्लेटिव यानी डेलिबरेटिव, और दूसरा जुडिशियल। एक नागरिक जो था, जो कि एक स्वतंत्र व्यक्ति भी था, दासता के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नागरिकता का अधिकार फ्री मैन को प्राप्त था। दास और महिलाओं को नागरिकता का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तो जो फ्री मैन जो होता था वही सिटीजन भी हो सकता था। और सिटीजन होने का मतलब है कि नगर राज्य की न्यायिक प्रक्रिया में भी आप प्रत्यक्ष भागीदारी करें और नगर राज्य की विधि निर्मात्री प्रक्रिया में भी आप सक्रिय भागीदारी करें। यानी नागरिक जो था वो सॉवरेनिटी में, संप्रभुता में एक्टिव पार्टिसिपेंट था, क्योंकि ये दो कार्य होते थे जो कि राज्य के कार्य थे। एक तो विधि निर्माण करना, और विधि निर्माण करने के लिए यूनान में एक्लेशिया नाम की जो एक असेंबली होती थी, उस असेंबली में सभी फ्री मैन बैठते थे, सभी नागरिक बैठते थे और बैठ के विधि निर्माण करते थे। कभी हफ्ते में एक बार, कभी हफ्ते में 2 बार, जब जैसी आवश्यकता पड़े। जितनी भी विधि, जितने भी लॉज बनते थे, रूल्स रेगुलेशंस बनते थे सिटी स्टेट के लिए, वो सब नागरिक स्वयं बैठ के बनाते थे। तो एक तो नागरिकता का, एक नागरिक का दायित्व तो ये है कि वो देश के लेजिस्लेटिव फंक्शन को डिस्चार्ज करे, विधि निर्माण का कार्य करे, जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता था, आज भी होता है, क्योंकि विधि कैसी बने इसी के ऊपर राज्य की अन्य व्यवस्थाएं भी निर्भर करती थी। और दूसरा, नागरिक को जुडिशियल फंक्शन भी करना पड़ता था, उसको न्यायाधीश के रूप में भी काम करना पड़ता था। वो टेन्योर उसका छोटा होता था, कभी 1 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए, और उसमें गैप भी आता रहता था कि एक बार 2 साल के लिए जज का दायित्व निर्वहन किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद कभी नंबर आया। तो इस तरह से, लेकिन जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था वो तो एक तरह से उसका नेचर परमानेंट किस्म का था, क्योंकि लॉ मेकिंग का काम तो निरंतर चलता रहता था। तो अरस्तु कहता है कि ये जो 2 कार्य करे नगर राज्य के, ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक प्रकार से ये राज्य की संप्रभु शक्ति के प्रतीक हैं। तो इसमें जो राज्य की जो सॉवरेनिटी में शेयर करे, उसमें जो पार्टिसिपेट करे, उसको जो एक्सरसाइज करे, वो नागरिक है।
और जैसा कि उसकी बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा भी किया है कि देयर इज़ नथिंग दैट मोर कैरेक्टराइजेज ए कंप्लीट सिटीजन देन हैविंग ए शेयर इन द जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि नागरिक उसी को कहेंगे जो कि शासन के वैधानिक और न्यायिक कार्यों को करने में भागीदारी करता। तो इस प्रकार से उसकी नागरिकता की धारणा है। अब दूसरी बात यह है कि जो अरस्तू ने इसको माना भी है कि जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है वहीं पर ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सारे फ्री जो मैन होते हैं वे सिटीज़न के तौर से काम करते हैं। एक ऑलिगार्की में सिटीज़नशिप लिमिटेड होती थी, यानी क्योंकि ऑलिगार्की का आधार वेल्थ होता है, उसका बेसिस वेल्थ होता है, तो केवल धनी लोग नागरिक होते थे। तो वहाँ पर जो नागरिकता थी वो बहुत थोड़े से लोगों को प्राप्त होती थी। या इसी तरह से और शासन प्रणालियों में नागरिकता का जो प्रिविलेज था, जो विशेषाधिकार था, वो बहुत थोड़े से लोगों को प्राप्त होता था। लेकिन हाँ, जो डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट्स होते थे उसमें संख्या ज़्यादा होती थी नागरिकों की, और उसमें सभी फ्री जो मैन होते थे उनके पास सिटीज़नशिप का प्रिविलेज था, नागरिक का अधिकार था, नागरिकता का अधिकार था। तो इसलिए अरस्तू ने इसको भी अंडरलाइन किया है कि सभी नगर राज्यों में नागरिकता की प्रिविलेज अलग अलग तरीके से तय होती है। एक ऑलिगार्की में सिटीज़नशिप लिमिटेड होगी, एक डेमोक्रेसी में सिटीज़नशिप थोड़ा वाइडर होगी, क्योंकि सारे फ्री मैन लॉ मेकिंग और जुडिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। या इसी तरह से जो दूसरी शासन प्रणालियाँ हैं, एक तरह से जो टिरेनिकल गवर्नमेंट है उसमें जो टायरेंट होता है, जो निरंकुश शासक होता है, वो सब कुछ खुद ही करता है, तो वहाँ तो नागरिकता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि स्पार्टा का वो दृष्टांत भी देता है कि स्पार्टा में नागरिकता का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कुछ लोग थे जो कि सब चीज़ों को तय कर देते थे। तो इस प्रकार से जो एक्सटेंट ऑफ सिटीज़नशिप है वो सिटी स्टेट टू सिटी स्टेट डिफ़र भी करती थी। ऐसा नहीं था कि यूनान के सभी नगर राज्यों में कोई भी शासन प्रणाली हो और सब लोग जितने भी स्वतंत्र मनुष्य होते थे, व्यक्ति होते थे, वो नागरिक होते थे। ऐसा नहीं, बल्कि नागरिकता का अधिकार कितने लोगों को प्राप्त है ये शासन प्रणाली की प्रकृति पर निर्भर करता था, कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक है, वर्गतांत्रिक है, निरंकुश तंत्र पर आधारित है, इस पर निर्भर करता है। जाहिर है कि अरस्तू का ये जो नागरिकता का सिद्धांत है वो आधुनिक काल की दृष्टि से अगर उस पर विचार किया जाए तो आधुनिक काल में तो ये प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज के जो राज्य हैं वे राष्ट्र राज्य हैं, नेशन स्टेट्स हैं, आबादी की दृष्टि से भी बड़े राज्य हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े राज्य हैं, भूभाग की दृष्टि से भी बड़े राज्य हैं। इसलिए वहाँ पर उस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती जैसा कि यूनान के छोटे नगर राज्यों में संभव था। और इसलिए आजकल स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिवाइसेस, कुछ उपकरण अपनाए जाते हैं, अन्यथा संसार के सभी देशों में आजकल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक नागरिक को राजनीतिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी वो एक प्रकार से उसको मताधिकार प्राप्त है, या उसको कोई राजनीतिक दल या संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है, या उसको सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स तो आज नागरिक को प्राप्त हैं, लेकिन आज का जो नागरिक है वो
ना लेजिस्लेटिव फंक्शन में ना जुडिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उस तरह से उसमें प्रतिभागिता नहीं करता जैसा कि यूनान में था या जिसकी चर्चा अरस्तू ने की है। तो इसलिए आज नागरिकता की अवधारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आज नागरिक होने का मतलब कुछ पॉलिटिकल राइट्स, कुछ लीगल राइट्स प्राप्त होना है। शासन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुछ मात्रा में विद्यमान है, शायद वो भी आज उस प्रकार से नागरिकता के दायित्व का निर्वहन नहीं करते जैसा कि प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में था। तो इसलिए वहाँ भी एक पार्शियल डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, आंशिक रूप से ही वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण अपनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आज के नागरिकों के ऊपर, क्योंकि उनको शासन में भागीदारी नहीं करना, तो आज के नागरिकों के लिए केवल कुछ आयु संबंधी योग्यताएं हैं, कुछ निवास संबंधी योग्यताएं हैं कि किसी देश का इतने समय से नागरिक या तो जन्मजात हो या इतने दिनों से नागरिक वहाँ का निवासी हो, या उसकी इतनी आयु है, कुछ मिनिमम एज है नागरिक होने के लिए। लेकिन प्राचीन यूनान में नागरिक की क्वालिफिकेशंस जो थी वो थी कि उसके पास अवकाश भी होना चाहिए, लेज़र होना चाहिए, लेज़र और एबिलिटी दोनों होना चाहिए। आजकल ये नागरिकता का आधार नहीं है। लेज़र का मतलब यह है कि क्योंकि एक नागरिक को वैधानिक और विधि निर्माण संबंधी और न्यायिक कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए, और ये कार्य बड़े जटिल भी होते हैं, इनमें काफ़ी समय भी देना पड़ता है, तो नागरिक के पास लेज़र यानी अवकाश होना चाहिए, समय होना चाहिए कि वो पूरा ध्यान इधर दे सके। और जैसा कि हमने उसके दास्ता के विचार के संदर्भ में देखा, इसलिए जो स्वामी वर्ग है उसको वो शारीरिक और आर्थिक भौतिक कार्यों से मुक्त रखता है, और वो कार्य दास वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। और इसलिए स्वामी वर्ग के पास इतना लेज़र होता है, इतना अवकाश होता है कि वो गृह प्रबंध के साथ साथ अपने राज्य के प्रबंध में भी सीधी भूमिका निभा सके। तो एक तो ये था कि नागरिक होने के लिए लेज़र होना आवश्यक, अवकाश होना आवश्यक, कि आप जो राज्य के कार्य होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनके दूरगामी परिणाम होते हैं, उनमें कोई कोताही या लापरवाही बड़ी दुष्परिणाम देने वाली हो सकती है देश के लिए। तो इसलिए उनको आप ठीक से कर सकें तो इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय हो, और केवल पर्याप्त समय ही ना हो, पर्याप्त योग्यता भी हो, एबिलिटी भी हो। और वो योग्यता भी ये कि राज्य के संपूर्ण विषयों का एक अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने उल्लेख किया कि यूनान, और जैसा कि बारकर ने लिखा है कि यूनानियों के लिए उनका जो नगर राज्य था वो राज्य भी था, शिक्षा संस्था भी थी, चर्च भी था, वो एक आर्थिक समुदाय भी था। तो सभी प्रकार, वो कोई आजकल की तरह नहीं कि चर्च को हमने अलग कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। या उस समय नागरिक को राज्य के सभी जीवन के पक्षों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए था, और जब विधि निर्माण वो करेगा या न्यायिक कार्य करेगा तो सभी प्रकार के विषय उसके सामने आएंगे जिनके ऊपर उसको विचार करना है। तो इसलिए उसके पास पर्याप्त बौद्धिक क्षमता होना आवश्यक था, तभी वो अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन कर सकता था। इसलिए यूनान के नगर राज्य एक परिपूर्ण जीवन दृष्टि का प्रतिपादन करते थे, और नागरिक को उस परिपूर्ण जीवन दृष्टि के
सभी पक्षों का एक अच्छा समुचित ज्ञान होना चाहिए था। अपने नगर राज्य की अर्थव्यवस्था का भी, अपने नगर राज्य के संविधान का भी, अपने नगर राज्य की जीवन मूल्यों का भी, अपने नगर राज्य की संस्कृति का, धर्म का, सभी का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तभी वो अपनी भूमिका को भली प्रकार से निभा सकता है। आज का जो नागरिकता का सिद्धांत है उसमें नागरिक से अपेक्षा नहीं की जाती। और कैसे अपेक्षा की जाए, क्योंकि उसमें तो नागरिकता का जो अधिकार है वो सर्वसुलभ है। उसमें योग्यता के ऊपर तो विचार ही नहीं किया जाता है कि व्यक्ति में कुछ मूलभूत क्षमता है अपने इस दायित्व का निर्वहन करने की कि नहीं। उसमें एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर आपने एक खास आयु प्राप्त कर ली है तो सारी क्षमताएं आपके अंदर आ ही जाएंगी। यूनान के लोग ऐसा एज्यूम नहीं करते। इसलिए नागरिकता के लिए लेजर और एबिलिटी, इन दोनों का होना आवश्यक था, और अरस्तु इसके ऊपर बहुत बल देता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने नागरिकता की एक काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की, जो कि यूनान में प्रचलन में भी थी। अरस्तु, ऐसा नहीं कि कोई अरस्तु ने नागरिकता की धारणा का निर्माण किया ना, यूनान में नागरिकता का यही अर्थ लिया ही जाता था यूनान के नगर राज्यों में। अरस्तु ने उसी को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया। तो इसलिए एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष अरस्तु में उसका नागरिकता का विचार है। और उसके बाद जो शासन प्रणाली का पक्ष है, उसने शासन प्रणाली के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है और बड़े विस्तार पूर्वक विचार किया है, और काफ़ी एम्पिरिकल एविडेंसेस देते हुए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स की रचना 158 नगर राज्यों और दूसरी व्यवस्थाओं के संविधानों के अध्ययन के आधार पर की गई थी। इसलिए उसमें जब वो शासन प्रणालियों के ऊपर विचार करता है तो बहुत प्रचुरता से वो दृष्टांत देता है विभिन्न नगर राज्यों के संविधानों का, उनकी मान्यताओं का, उनकी कन्वेंशंस का, और एक तरह से जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि एक बहुत ही एम्पिरिकल तरीके से, एनालिटिकल तरीके से उसने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर विचार किया। तो दूसरा पक्ष उसका जो है वो महत्वपूर्ण, वो ये संविधानों का पक्ष है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि संविधान किसे कहेंगे, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अरस्तु की, जैसा कि हम लोग अभी तक ये बात देखते आए हैं कि अरस्तु ये कहता है कि कोई भी चीज़ अपने लक्ष्य से निर्धारित होती है, अपने लक्ष्य से परिभाषित होती है। तो संविधान के ऊपर भी वही बात लागू होती है। तो वो कहता है कि संविधान जो है वो केवल एक पदों का वितरण नहीं है, संस्थाओं का विवरण या संस्थाओं का वितरण नहीं है, बल्कि संविधान एक जीवन शैली का नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस बट ए वे ऑफ लाइफ। ऐसा वो कहता है कि वो केवल एक अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस नहीं है कि ये कार्यपालिका होगी, ये न्यायपालिका होगी, व्यवस्थापिका होगी, उनका ये कार्यकाल होगा, ये शक्तियाँ होंगी, ये योग्यताएं होंगी। ये केवल अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक पक्ष उसका है। लेकिन ये अरेंजमेंट ऑफिसेस तो हमको जो नीचे के स्तर की तमाम संस्थाएं हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर से एक अगर ग्राम है तो ग्राम में भी कुछ पदाधिकारी होते हैं, कुछ दायित्व जो कि विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ऑफिसेस का अरेंजमेंट तो हमको एक गांव में भी दिखाई पड़ता है।
एक अगर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को देखें तो वहाँ भी हमें अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस दिखाई पड़ता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं में होता ही है, क्योंकि बिना व्यवस्था एक बनाए आप संस्थाओं का संचालन नहीं कर सकते। तो फिर देश की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में भी जब हम विचार करेंगे तो उसमें भी विभिन्न पदों और पदाधिकारियों का हमें निर्धारण करना पड़ेगा, उनके दायित्वों को तय करना पड़ेगा, उनके कार्यों और शक्तियों और योग्यताओं के ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस होगा ही उसमें, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन किसी राज्य को उसकी पहचान प्रदान करता है, उसकी आइडेंटिटी देता है, वे ऑफ लाइफ कि जो संविधान है वो हमको हमारी पहचान प्रदान करता है। और इसके ऊपर अरस्तू ने बहुत महत्व दिया है कि इस राज्य को किस दिशा में जाना है, अपने नागरिकों को किस दिशा में ले जाना है। और वो दिशा क्या है, जिसको अरस्तू बार बार बताता है, लाइफ ऑफ वर्च्यू, सद्गुण के जीवन की ओर अपने नागरिकों को ले जाना है। जैसे कि आजकल के संदर्भ में चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है, जो उसकी प्रस्तावना है, वो दिशा का निर्धारण करती है कि भारत में ये सब जो पद और पदाधिकारी होंगे, संस्थाएं होंगी, ये किस दिशा में काम करेंगी। और वो कह दिया कि भारत एक उदारवादी, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष देश होगा, ये दिशा हो गई भारत की। लेकिन ये सब वेग शब्द हैं। एक लिबरल या रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक, ये जो दिशा तो बताते हैं, लेकिन इस दिशा के अर्थ तय नहीं होते। अरस्तू कहता है कि भाई सबसे बड़ा काम किसी भी संविधान का होता है एक श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करने के लिए जो भी आदर्श, जो भी मान्यताएं आवश्यक हैं, उन सब का उल्लेख भी संविधान में होता है। और इसलिए क्योंकि हर राज्य के अपने अपने आदर्श होते हैं, अपने अपनी जीवन की शैली होती है, अपनी अपनी जीवन की दृष्टि होती है, इसलिए एक देश दूसरे देश से भिन्न होता है, एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से भिन्न होता है, या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आपने ब्लूप्रिंट बना लिया और उसको सारे देशों के ऊपर लागू कर दिया, जो कि आधुनिक काल की समस्या है। कि अगर आप सभी देशों के संविधानों को देखें, फ्रांस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, भारत का या और देशों का, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन बात तो सब जगह एक ही कही गई। तो ये क्योंकि आजकल संसार में राज्यों ने अपनी विशिष्टता को बना के नहीं रखा, सब लोग एक ही सांचे में ढले हुए हैं। अरस्तू कहता है कि हर राज्य की एक अपनी संस्कृति होती है, उसकी एक विरासत होती है, उसका एक अपना इतिहास होता है, उसकी अपनी परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। और संविधान उनको हमारे सामने रखता है। वे जीवनादर्श होते हैं, वो लाइफ आइडियल्स होते हैं जिनको संविधान हमारे सामने रखता है, और जिनसे हर राज्य को एक अपनी पहचान मिलती है, एक अपनी आइडेंटिटी मिलती है। और उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए तरह तरह की इंस्टीट्यूशंस और तरह तरह के ऑफिसेस की व्यवस्था हम करते हैं। तो इसलिए वो जो अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस है वो आइडियल्स के लिए है, एंड्स के लिए, वो कोई अपने में साध्य नहीं है। आधुनिक काल में लगभग संसार के सभी देशों का जो लक्ष्य है वो एक ही प्रकार का है। सभी लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, सभी लोग लिबरलिज्म में विश्वास करते हैं या सोशलिज्म में विश्वास करते हैं, सभी लोग सेक्युलरिज्म को अच्छा मानते हैं। तो सभी देशों के संविधान एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं।
इसलिए आप अगर विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना करिए तो कोई ख़ास उनमें ऐसा नहीं कि आपको किसी देश की पहचान उनको पढ़ के मिले, क्योंकि जो ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम है वो तो मोर और लेस एक ही प्रकार का होता है। लेकिन अरस्तु इस दृष्टि से विचार नहीं करता। अरस्तु कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनी नेशनल आइडेंटिटी देता है या उसको देना चाहिए। संविधान हमको हमारी पहचान देने वाला दस्तावेज होता है। तो इसलिए वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन दर्शन भी है। वो हमारे सामने हमारी संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है और उस संस्कृति की ओर ले चलना, उन आदर्शों की ओर ले चलना, ये संस्थाओं का उद्देश्य होता है। इसलिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो इस दृष्टि से जो अरस्तु का संविधान का जो विचार है और जो आधुनिक संविधानवाद है, उसमें एक सुपरफिशियल सिमिलरिटी तो हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो हमको लगेगा कि अरस्तु जिसको संविधान कहता है वो वस्तुतः एक जीवन दर्शन है, एक संस्कृति है, एक राष्ट्र की अस्मिता का नाम है, जिसके लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो इस आधार पर वो संविधान को परिभाषित करता है। फिर वो कहता है कि जहाँ तक हर राज्य को कुछ शासन प्रणाली, कोई ना कोई प्रकार की शासन प्रणाली चाहिए, तो उस शासन प्रणाली का संकेत भी या उल्लेख भी संविधान में होता है। और जब वो शासन प्रणाली के प्रश्न पर आता है तो वो प्लेटो का जो स्टेट्समैन नामक ग्रंथ है उससे काफ़ी प्रभावित है और उसी के आधार पर वो 3 प्रकार के शुद्ध और 3 प्रकार के विकृत शासन की व्याख्या करता है। 3 प्योर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और 3 परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की व्याख्या करता है। वो कहता है कि किसी भी देश में जो शासन शक्ति है वो एक व्यक्ति के हाथ में हो सकती है संपूर्ण रूप से, या कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो सकती है संपूर्ण रूप से, या बहुमत के हाथ में हो सकती है, मैनी, वन, फ्यू और मैनी। ए गवर्नमेंट मे बी ए गवर्नमेंट ऑफ वन, ए गवर्नमेंट मे बी ए गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, ए गवर्नमेंट मे बी ए गवर्नमेंट ऑफ मैनी। तो इस तरह से 3 प्रकार की शासन प्रणाली बन जाती हैं। साथ साथ ये है कि सरकार का लक्ष्य क्या है। वन, फ्यू और मैनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अरस्तु की दृष्टि ही है कि अंततः कोई शासन प्रणाली का स्वरूप अंततः निर्धारित होगा उसके लक्ष्य से, उसके एंड से, और उसका लक्ष्य प्योर हो सकता है या परवर्टेड हो सकता है। उसका लक्ष्य शुद्ध भी हो सकता है और उसका लक्ष्य विकृत भी हो सकता है। शुद्ध लक्ष्य से मतलब है कि अगर शासक जो है वो प्रजा के कल्याण के लिए, कॉमन गुड के लिए शासन करता है या करना चाहिए। शुद्ध लक्ष्य तो यही है कि शासन का उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना है, कॉमन गुड को प्रमोट करना है, सामान्य हित की वृद्धि करना होता है। लेकिन प्रायः सरकारें ऐसा नहीं करती और वे अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं और वो प्रजा की जगह अपने स्वार्थ की सिद्धि में लग जाती हैं, अपनी शक्ति के विस्तार में लग जाती हैं। तो ऐसी सरकारें जब होती हैं तो हम कहते हैं परवर्टेड, ये लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। जो सम्यक लक्ष्य है प्रजा का कल्याण करने का, उससे ये लोग विरत हो गए हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि या अपने सुख की वृद्धि करने में लग गए। तो इसलिए शासन प्रणाली का स्वरूप उसके एंड से,
उसके लक्ष्य से निर्धारित होता है और इस आधार पर वो 6 प्रकार की शासन प्रणालियां मानता है। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन है जब वो एक व्यक्ति प्रजा के कल्याण की दृष्टि से ही शासन करता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन है और वो उस शासन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वार्थ सिद्धि करता है, शक्ति उसके लिए साध्य बन जाती है, साध्य नहीं रहती, साधन नहीं रहती बल्कि साध्य बन जाती है, तो ऐसा शासक आतताई होता है और ऐसे शासन को निरंकुश तंत्र या टायरेनी कहते हैं। तो मोनार्की शुद्ध शासन है एक व्यक्ति का, और जो टायरेनी है, जो निरंकुश तंत्र है, वो भी एक व्यक्ति का शासन है लेकिन विकृत शासन है, परवर्टेड गवर्नमेंट। इसी तरह से अगर कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति है और वो कुछ लोग गुणी हैं, श्रेष्ठ हैं, और इसलिए वे हमेशा प्रजाहित में शासन करते हैं, तो उस शासन तंत्र को उसको कुलीन तंत्र उसने कहा है, एरिस्टोक्रेसी। ग्रीक भाषा में एरिस्टॉन का मतलब होता है गुणी व्यक्ति से, धनी नहीं होता उसका अर्थ, जैसा कि सामान्यतः लोग एरिस्टोक्रेट का अर्थ लगाते हैं। एरिस्टोक्रेट मतलब गुणी व्यक्ति, वर्चुअस मैन। तो अगर वर्चुअस फ्यू हैं, थोड़े से गुणी लोगों के हाथ में शासन है, और जो गुणी होगा वो हमेशा प्रजा के हित को ही प्राथमिकता देगा और वो प्रजा हित में ही शासन करते हैं, तो ऐसा शासन शुद्ध शासन है, कुछ व्यक्तियों का शुद्ध शासन है, और इसको एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में शासन है और वो लोग केवल अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं और धन को ही महत्ता देते हैं और केवल धन संचय में ही लगे रहते हैं, प्रजा के हित को भूल जाते हैं, तो उसको अरस्तु ने ऑलिगार्की कहा है, वर्ग तंत्र कहा है। यानी कुलीन तंत्र कुछ गुणी और श्रेष्ठ लोगों का शासन है और वर्ग तंत्र कुछ धनी और धन लोलुप व्यक्तियों का शासन। उनको प्रजा कल्याण से कोई लेना देना नहीं, अपनी धन संपत्ति की वृद्धि करना। पॉलिटिकल पावर जो है वो वहाँ पर अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, अपनी सुख सुविधाओं को मैक्सिमाइज करने का एक उपकरण बन जाती है। और अगर बहुमत के हाथ में शासन है और वो जो लोग बहुमत में हैं वे स्वतंत्र व्यक्ति हैं, फ्री हैं और संख्या में भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे शासन तंत्र को वो मध्यम वर्गीय जनतंत्र यानी पॉलिटी कहता है, यानी मिडिल क्लास डेमोक्रेसी कहता है। इसके लिए पॉलिटी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हालांकि पॉलिटी का सामान्य अर्थ होता है संविधान ग्रीक भाषा में, पॉलिशिया का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसने पॉलिशिया को एक विशेष प्रकार का संविधान भी कहा है जो मध्यम वर्ग की प्रधानता पर आधारित है। तो ये जो, क्योंकि समाज में आमतौर से मध्यम वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है और वो लोग स्वतंत्र होते हैं, विचारशील भी थोड़े होते हैं, और जब ऐसा मध्यम वर्ग सबके कल्याण की दृष्टि से, कॉमन गुड की दृष्टि से शासन करे, तो ये बहुमत का शासन है और इस बहुमत के शासन को वो पॉलिटी कहता है। लेकिन अगर जनता के यानी बहुमत के हाथ में शासन तो है, लेकिन जो बहुमत है वो दिशाहीन है, निरंकुश है, और उसको ये नहीं मालूम है कि राजनीतिक शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए, और इस कारण राजनीतिक शक्ति का और पद का दुरुपयोग होता है, घोर दुरुपयोग होता है, जिसके कारण समाज में केवल अराजकता की ही वृद्धि होती है। तो ऐसे शासन को, जो कि विकृत शासन है,
बहुमत का शासन है लेकिन विकृत शासन है, और इसके लिए उसने डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक भाषा में डेमोस कहते हैं अनकल्चर्ड हर्ड को, संस्कारहीन भीड़ को डेमोस कहा गया। कि एक भीड़ है, एक जनसमूह है, लेकिन संस्कार भ्रष्ट है, संस्कारहीन है, उसको मालूम ही नहीं कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, उसके पास कोई बहुत विवेक नहीं है, और वो शक्ति का केवल दुरुपयोग करना जानता है, या उसी को समझता है कि बस पावर का यही मतलब होता है। तो उसको उसने बहुमत का विकृत शासन बताया है। दिस इज़ द रूल ऑफ द मैनी, बट दिस इज़ ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से उसने जो क्लासिफिकेशन दिया, और अरस्तु का यह क्लासिफिकेशन लगभग 2000 वर्ष तक चलता रहा। बाद के बहुत सारे विचारक आए मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में भी, जिन्होंने शासन प्रणालियों के प्रश्न पर इसी संदर्भ में विचार किया। तो ये उसका क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट का, यानी 3 शुद्ध प्रकार के शासन हैं और 3 विकृत प्रकार के शासन हैं। और इस प्रकार से उसने संविधान और शासन प्रणालियों के पक्ष पर विचार किया है। अब इन चीज़ों के जो अन्य पक्ष हैं उसके ऊपर हम लोग आगे विचार करेंगे।